हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं फिजिक्स के अंदर एक नए टॉपिक को लेके जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा कि हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही शोरगुल मचा लिया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, और इस प्रिंसिपल की जितनी हो सकती थी हमने तारीफ पहले ही कर ली थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो तारीफ बची है उसको हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर ये क्यों इतना तारीफ के काबिल है, ठीक है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे आज। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब ये जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है वो एक छोटी सी शायरी पे बेस्ड है ना। आप सबको पता होगा, क्लास 9th में शायरी मैंने आपको बताई थी, एक बार अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत एक बेहतरीन शायरी है इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी में डूबाया, उसकी हायर डेंसिटी में डूबेगा, पानी में कहाँ दम था, पानी में कहाँ दम था, ठीक है। वो बदनसीब डूबा, वो बदनसीब डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पत्थर, डिस्प्लेस्ड बाय पत्थर खुद पत्थर के वजन से कम था। यही है पूरा का पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आपसे कोई पूछे तो बस इतना आप बता दो, काम करो, समझ पा रहे। एक्चुअल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताने के लिए आया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर, मतलब आर्किमिडीज ने एक्चुअल में ये प्रिंसिपल तो इसलिए नहीं निकाला था, उनके निकालने का जो मोटिव था कुछ और था, लेकिन वो इतना तगड़ा निकल गया कि बहुत कुछ सॉल्व करके चला गया। इसमें जो सबसे बेहतर चीज उन्होंने सॉल्व करके दिखाई और वो क्या थी, वो ये थी कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता क्यों, समझ पा रहे हैं। और इस प्रिंसिपल की ही मदद से क्या किया जाने लगा, ये समझाया जाने लगा कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर तैर पाएगा कि नहीं तैर पाएगा इससे। और इसी प्रिंसिपल की मदद से बड़ी बड़ी जहाजों का निर्माण किया गया, समझ पा रहे हैं। तो आज की डेट में जो पानी में तैरने वाली जहाजें हैं, ठीक है ना, उनका प्रमुख कारण कौन है, ये प्रिंसिपल, ठीक है। आप पानी पढ़ रहे हो और जहाज के बारे में ना पढ़ो फिर समस्या तो है आएगी, क्योंकि आपके मन में बचपन से ये क्वेश्चन उठ रहा होता है कि भाई पत्थर डालते हैं डूब जाता है, कागज तैर रही होती है कि नहीं है, ऐसा लो। और भी बहुत सारी छोटी सी कील यहाँ पे क्या हो जाती है, डूब जाती है, लेकिन बड़ा सा लोहे का ही, लोहे की कील डूब जा रही है, लेकिन बड़ा सा लोहे का जहाज क्या हो रहा है उसके ऊपर तैर रहा होता है पानी के ऊपर, ये कैसे पॉसिबल है कि नहीं। तो ये सभी जो आपके मन में उठ रहे हैं क्वेश्चन, इन सब का आंसर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और उन सब का कहानी, उन सब अगर मैं बोलूँ पूरा मोटी मोटा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो सार है वो यहाँ समझ पा रहे क्या है कि उस पत्थर को उसकी हाई डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था, वो बदनसीब डूबा, वो बदनसीब डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पत्थर खुद उस पत्थर के वजन से। अब क्या मतलब है इसका, इस पूरे का मतलब तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, पहले वीडियो के अंदर समझ चुके हैं, समझ पा रहे। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये कहा जा रहा है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट डूब रहा है तो उसका कारण है उसकी डेंसिटी। अगर कोई चीज डूब जा रही है तो उसका कारण है उसकी डेंसिटी, और उसके आगे क्या लगाया गया है, हायर। हायर किससे, देन वाटर, ठीक है ना। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किससे ज्यादा है, पानी से ज्यादा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसमें पानी कुछ नहीं करेगा, पानी तो जैसा है वैसे ही रहेगा, पानी नहीं डूब रहा है किसी को, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट अपने हाई डेंसिटी के कारण क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और वो डूबा क्यों, क्योंकि हाई डेंसिटी थी, पहला कारण। दूसरा कारण सुनना, वो बच सकता था,
भले उसकी डेंसिटी हायर थी। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबाया था। अगर मैं यहाँ पे बोल सकता था कि पत्थर इसलिए डूब जा रहा है क्योंकि उसकी हायर डेंसिटी है, काम खत्म हो गया था। लेकिन आगे समझो कहानी क्या लिखा गया है कि लिखा है कि वो बदनसीब डूबा। अब ये दूसरा रीजन बता रहा है कि वो अभी भी बच सकता था, भले उसकी डेंसिटी क्या थी, हायर। मतलब ये तो पहला कंडीशन क्लियर कर दिया, कोई चीज पानी के अंदर डूबेगी क्योंकि उसके पास डेंसिटी अगर ज्यादा होगी, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो डूब जाएगी। लेकिन फिर भी वो बच सकती है, फिर भी वो बच सकती है। लेकिन वो दूसरा कारण भी नहीं सेटिस्फाई कर पाया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो बदनसीब डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पत्थर, खुद पत्थर की वजह से कवर था। तो यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही है। अगर इन दोनों चीजों को पकड़ लो तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई चीज डूबती क्यों है तो उसका पहला कारण इन्होंने बता दिया। इस पूरे कथन में ये बताया गया कि उसकी डेंसिटी हायर होती है, किससे, वाटर से। पानी की डेंसिटी, पानी के घनत्व से अगर किसी ऑब्जेक्ट का घनत्व क्या है, ज्यादा है, तो 100% ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूबेगा। लेकिन अगर वो अपने अंदर कुछ चेंज कर ले तो उसी डेंसिटी के साथ वो क्या कर सकता है, तैर सकता है। समझना जा सकता है, उसी डेंसिटी के साथ वो क्या कर सकता है, तैर सकता है, भले ही डेंसिटी हाई है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर डिस्प्लेस्ड करना पड़ेगा। वाटर, पानी, वाटर मतलब पानी, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कितना हटाना पड़ेगा, अपने वजन के बराबर। अगर वो अपने वजन के बराबर वाटर डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्या कर जाएगा, समझ पा रहे हैं। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यहीं पे खत्म कर दिया। अब दो चीजें जो नई आई हैं इनको पकड़ना पड़ेगा। एक है वाटर डिस्प्लेस, क्या मतलब है इसका, ये समझेंगे हम आगे की वीडियो में, ठीक है। कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी हायर भी है, भले वो डूबने के चांसेस है उसके, लेकिन हम उसको तैरा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बदनसीब क्यों डूब गया, पत्थर क्यों डूब गया, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यही समझाया जाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप वाटर डिस्प्लेस कर ले रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो, तैर जाओगे। समझ पा रहे हो। आप भी पानी के अंदर जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो पानी के अंदर आप अपने बॉडी को ऐसे ही छोड़ दीजिए तो आप कहाँ चले जाएंगे, नीचे डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे। लेकिन अगर अपना हाथ चला रहे हैं तो हाथ चलाने से क्या हो रहा है, आप पानी को हटा रहे हैं मतलब वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा। अगर हाथ बांध के आपको छोड़ दिया जाए पानी के अंदर तो आप डूब जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप हाथ चलाने लगे तो नहीं डूबोगे। तो दो बातें क्लियर हो गई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने जो बातें समझाई उसको बस इन्हीं दोनों बातों से समझ लीजिए। यही दोनों मेन पॉइंट है। पहली बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट डूब जाएगा यदि उसकी डेंसिटी हाई होगी। दूसरी बात, वो तैर सकता है यदि वो क्या करे, अपने वजन के बराबर, भले उसकी डेंसिटी क्या हो, हाई हो, लेकिन वो अपने वजन के बराबर क्या करते हैं, अगर पानी डिस्प्लेस कर दे तो वो तैर सकता है। ये दो बातें थी, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने मोटी मोटा निकाल के रख दिया, लेकिन एक्चुअल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको किताबों के अंदर कैसा मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, आखिर आर्किमिडीज ने क्या सोच के इस प्रिंसिपल को लाया। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट तभी एक सिद्धांत, एक नियम, एक कानून को बनाता है जब कोई समस्या उसके सामने खड़ी होती है। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए तो क्या करता है, उस प्रिंसिपल, उस नियम और उस कानून को बनाता है ना। कोई भी लॉ किसी समस्या को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो उस समय, उस दौरान आर्किमिडीज के पास कौन सी समस्या आई थी, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया था। इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या समस्या थी, फिर हम इसके प्रिंसिपल को, मतलब इनकी जो प्रिंसिपल, मतलब इन्होंने जो बात कही है उसको किताबी तौर पे समझिए। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी वो समझिए। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी आई थी, भाई वो जहाँ रहते थे, जिस देश में रहते थे, कौन से देश में रहते थे, इटली में। इटली में रहते थे। तो इटली के जो राजा थे जिनका नाम था हेरोड, क्या नाम था, हेरोड, ठीक है ना। इटली के राजा हेरोड, किंग जो थे, आप बस किंग याद रखिए, इटली के जो किंग थे, उन्होंने क्या किया कि देखिए कई सारी स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टोरीज आपको समझ में आएंगी। किताबों के अंदर कुछ और है, लोगों के मन में कुछ और है, किसी और किताब में जाएंगे, मतलब किताबों के अंदर ही वैरायटीज है, कोई एक स्टोरी लेके नहीं चल रहा। तो सब देखिए ध्यान से समझिए, तो एज्यूम ही कर रहे हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन साहब ने एक सेब गिरने से की, एज्यूम किया हमने, जो बैठे थे बगीचे के अंदर, सेब गिरा तो उनके मन में आ गया कि आखिर ये नीचे क्यों गिर रहा है। ये सिर्फ एज्यूम्शन, क्लियरिटी कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एज्यूम्शन पे ही हमारी दुनिया चल रही है, ठीक है नहीं। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी, वो भी क्या है, एज्यूम्शन ही तो है। बहुत सारे आपको एज्यूम्शन ही मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने अनुमान लगाया है और दुनिया चल रही है ना, उसी अनुमान पे।
लगभग लगभग लोग सेटिस्फाइड है तो मान लेते हैं कि अनुमान सही है। तो वैसे ही इस स्टोरी को भी हम अनुमान के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। तो इटली के राजा थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अपने लिए नहीं, यहाँ पे देखिए दो कंडीशन आते हैं, कहीं कहीं बोला जाता है कि अपने लिए, या कहीं कहीं ये बोला जाता है कि अपने देवता के लिए। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, सीधा एक स्टोरी लेके चलता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो आपके मन में चलेगा सर आप पूरा बता देंगे, देखिए जब पूरा सच भी बता दीजिए ना तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, समझ पा रहे हो ना। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चलूँ, इटली के राजा थे, उन्होंने अपने देवता के लिए, मतलब अपने देवता की जो मूर्ति थी उसको समर्पित करने के लिए एक मुकुट बनवाया, ठीक है ना। तो देवता के ऊपर मुकुट बना, मतलब देवता को समर्पित करने के लिए एक मुकुट बनवाने का योजना बनाया। क्या सोचा उन्होंने, क्या सोचा कि मैं अपने देवता को जो मुकुट पहनाऊंगा वो प्योर किसका होना चाहिए, सोने का होना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने देवता को प्योर सोने का क्या कराऊंगा, मुकुट पहनाऊंगा। अब उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा भाई। मुकुट तो ऐसा नहीं कि रेडीमेड मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि प्योर गोल्ड लिया, उनके खजाने में प्योर गोल्ड पड़ा होता था। पहले राजा महाराजा जो होते थे उनके वहाँ तो सोना चांदी ही क्या होता था, खजाने के रूप में होता था। तो उन्होंने प्योर गोल्ड क्या दिया, सुनार को दिया, ज्वेलर को दिया कि भाई क्या करो, इनके लिए एक क्या करो, मतलब हमारे देवता के लिए एक मुकुट बनाओ, ठीक है। तो सुनार गया, मुकुट बनाया, मुकुट बना के लाके राजा को दे दिया। अब राजा के अनुसार जिन्होंने, मतलब राजा ने देखा कि जितना मैंने सोना दिया था, नहीं जितने द्रव्यमान का, जितने भार का मैंने सोना दिया था उतने ही भार का मुकुट है। लेकिन राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई। क्या शंका उत्पन्न हुई कि हो सकता है कि ये जो बना के दिया है मुकुट, वो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसके अंदर मिलावट है, मिक्सचर, ये प्योर गोल्ड नहीं है। और अगर मान लीजिए मैंने मिक्सचर पहना दिया तो देवता हमारे क्या हो जाएंगे, नाराज हो सकते हैं, तुमको श्राप मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, समझ पा रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि पहले हम इसको श्योर कर लें कि ये 100% सही है कि नहीं है, नहीं तो अगर मैंने ऐसे ही मतलब उनको दे दिया तो हमारे जो देवता है वो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए राजा उसकी प्योरिटी जांच करना चाहते थे। अब इसके लिए वो किसको बोले, किससे कहें, तो इटली के अंदर जो सबसे विद्वान लेवल के, बोला जाए तो सबसे माइंडेड लेवल के जो पर्सन थे वो आर्किमिडीज साहब थे, ठीक है ना। ये फिजिक्स के अंदर बड़ा रोल निभाते हैं, फिजिसिस्ट रहे हैं, है ना, मैथमेटिशियन भी रहे हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं, सॉरी एस्ट्रोनॉमर भी रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी इनका बड़ा रोल है, समझ पा रहे हैं, खगोल शास्त्र हो गया, लेकिन ये और इटली के अंदर भी बहुत ज़्यादा रोल इन्होंने निभाया। कई बार इटली के साथ कई लोगों का, अलग अलग देशों का जब युद्ध हुआ तो उसके लिए उन्होंने बड़ा प्रिपरेशन किया, समझ पा रहे हैं, तो वो भी आप देखते होंगे। तो आर्किमिडीज का बड़ा रोल रहा है और बड़े नए नए इन्वेंशन से उन्होंने लोगों को मारा। मतलब युद्ध के अंदर वो जाते थे तो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते थे, वो अपने साइंटिस्ट वाले दिमाग के साथ पहुंचते थे, समझ पा रहे हैं कि क्या होता है, चाकू या भाले से नहीं मारपीट करना, दिमाग से मारपीट करना। अच्छा दिमाग से करेंगे तो वो नए नए ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आते थे कि अगले जो युद्ध करने के लिए लोग आते थे वो भी कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई ये कैसा, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, उनको समझने में ही समय लग जाता था। उससे पहले कहानी क्या हो जाती थी, खत्म। तो आर्किमिडीज अपने आप में बहुत बड़े लेवल के पर्सन थे, कहाँ के, इटली के। तो राजा ने सोचा कि इस समस्या का भी समाधान कौन दे सकता है, आर्किमिडीज ही दे सकते हैं। तो उन्होंने आर्किमिडीज साहब को बुलाया, भैया ये लीजिए मुकुट, मुझे लग रहा है कि इसमें क्या है, मिक्सचर है, थोड़ा सा इसको चेक करके बताइए कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। अब ये जो समस्या आई आर्किमिडीज साहब के सामने, ये उनके लिए भी नहीं थी, उनके लिए भी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले प्योरिटी तो चेक उन्होंने किया नहीं था, भाई ये मिक्सचर है कि नॉन मिक्सचर, मतलब प्योर है, ठीक है ना, इम्प्योर है कि इम्प्योर है। इसके बारे में इन्होंने कुछ ज़्यादा जानकारी अपने पास रखी नहीं थी। अब ये बेचारे सोचने लगते हैं, चूंकि राजा साहब ने काम दिया तो करना तो पड़ेगा, और इनके लिए भी एक चैलेंजिंग था। देखिए साइंटिस्ट कभी घबराते नहीं कि ये चैलेंजिंग स्पॉट है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, डर जाएंगे कि राजा ने दिया, नहीं, उनके लिए राजा का डर कम था, इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि ये मुझे आ नहीं रहा समझ में। तो साइंटिस्ट हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे हम क्या करें कि जिससे हम इस समस्या को इजीली सॉल्व कर पाए, और जब उनके सामने समस्या आती है तो लगातार उस समस्या पे गहन अध्ययन करते हैं, और तब तक गहन अध्ययन करते हैं, उसी समस्या पे लगे रहते हैं जब तक उस समस्या को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो भी लगे रहे बेचारे, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन क्या होता है कि उनको नहाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, तो नहाने जाते हैं तो क्या होता है, बाथ टब होता है, क्या होता है, बाथ टब। उस बाथ टब में वो जो ही जाते हैं, बाथ टब पानी से भरा हुआ होता है, ये बाथ टब में नहाने जाते हैं, तो जो ही नहाने के लिए वहाँ पे लेटते हैं, तो ही देखते हैं कि बाथ टब से जो ही लेट रहे हैं, तो ही बाथ टब से क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है,
समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, कहानी इतनी सी है, बस पूरा मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है कि जो ही वो पानी में जाते हैं त्यों ही पानी क्या हो रहा है, बाहर। अब पता नहीं क्या इन्होंने सोचा, क्योंकि ये पहले से इस प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व कर रहे हैं कि भैया प्योर है कि इम्प्योर। अभी ये कहानी चल रही है, ये समस्या चल रही है, और जो ही ये लेट रहे हैं, पानी गिर रहा है, तो अचानक से पता नहीं इनके अंदर क्या आ गया कि भाई ये तुरंत उठे, जिस अवस्था में थे बिना कपड़े के ये राजमार्ग पहुंच जाते हैं और क्या चिल्लाते हुए जाते हैं, यूरेका यूरेका। किताबों के अंदर स्टोरी में भी यूरेका यूरेका दिया रहता है कई जगह पे, छोटे क्लासेस के अंदर आप सुनेंगे यूरेका यूरेका, चैप्टर का नाम में डाल देते हैं यूरेका यूरेका, ठीक है। तो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए कौन चले गए, आर्किमिडीज, ठीक है। अब यूरेका का मतलब क्या होगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। I found it. इसका मतलब क्या है, राजमहल क्यों पहुंचे, क्योंकि इनको अपना समाधान मिल चुका था। जिस प्रॉब्लम से ये जूझ रहे थे कि कैसे हम चेक करें कि प्योर है कि इम्प्योर, उस समस्या के इनको क्या मिल चुका था, समाधान मिल चुका था। इसीलिए यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए कहाँ पहुंचे, राजा के सामने। अब जब राजा के सामने गए तो राजा ने सबसे पहले इनको देखा, देखने के बाद उनको पता चला ये आर्किमिडीज है, क्योंकि ऐसी अवस्था उन्होंने पहली बार नहीं देखी थी, सच बात है। और अजीबोगरीब आर्किमिडीज करते ही रहते थे। जब इटली का एक बार युद्ध हो रहा था, इटली का किसी दूसरे राज्य से कोई दूसरा युद्ध आगे कर रहा था, आक्रमण कर दिया, तो आर्किमिडीज को बुलाया गया कि बताइए आप इस युद्ध में कैसे सहयोग करेंगे, क्योंकि इस तरह तो हमारे पास उतना सशस्त्र बल नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर पाए, तो आखिर हमको क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम जीत सकते हैं, हम आराम से जीत सकते हैं अगर हम शीशे से आग उत्पन्न करा देते। शीशे से क्या उत्पन्न करा दे, आग। अब राजा उतना जानकार थे नहीं, तो राजा ने हाँ कहा ठीक है। राजा का एक लग रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये सोचते ही अलग थे, जो बाकी लोगों के सोच से क्या था, परे था। तो राजा पहले से फील कर रहे हैं कि भाई शीशे से, मतलब राजा को लग रहा है भाई शीशे से कौन आग उत्पन्न करा देता है ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस युद्ध में क्या दिमाग लगाया था, भाई शीशा लिया था, सूरज की रोशनी आ रही थी, उस पूरी रोशनी को क्या कर रहे थे, वो एक शीशे के ऊपर इकट्ठा कर रहे थे और वहां से वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, भारी मात्रा में रेस को एक जगह से, कई सारे शीशे लगे थे, एक शीशे से दूसरे शीशे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन की रेज आ रही थी, वहां पे इकट्ठा हो रही थी, हायर एनर्जी बोलो, ज्यादा मात्रा यानी ज्यादा एनर्जी की लाइट आ रही थी, एक जगह पे आ रही थी, और इस शीशे से दूसरे शीशे, दूसरे से तीसरे, और फिर फाइनली इस पूरे रेस को किसके पास भेज दिया जा रहा था, जो आगे से युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे, वो पानी के जहाज के साथ, मतलब पानी में लड़ा जा रहा था, तो वो जहाजों में आ रहे थे, तो डायरेक्ट क्या करते थे, ये पूरी रोशनी को उनके जहाजों के ऊपर डाल देते थे। तो इससे क्या होता था, सबसे पहले आंखें चकमकाने लगेगी, तो आप वैसे ही नहीं लड़ पाओगे कि किधर गोली चलाएं, किधर भाला फेंके, समझ पा रहे हैं। और दूसरा, इतनी एनर्जी ज्यादा थी कि नाव में क्या लग जाती थी, आग, समझ पा रहे हैं, क्योंकि हीट ज्यादा थी, लाइट ज्यादा थी, तो हीट और लाइट क्या कर देती थी, उस नाव के अंदर आग लगा देती थी। तो सोचिए बिना कुछ किए, समझ पा रहे हैं, फिजिक्स है यहाँ पे, उन्होंने क्या लगाया, फिजिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसा लो तो लगाया, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए डायरेक्ट पूरी लाइट को उनके पास पहुंचा दिया, तो चकमका गए, सभी के सभी क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, और उसके बाद क्या हो गया, नाव चलने लगी, तो नाव में आग लगा दिया, ऐसे मार दिया उन्होंने। तब राजा को यकीन आया कि हाँ यार ये इसके पास कुछ अलग ही है। तो वैसे जब वो इस अवस्था में पहुंचे, तो फिर राजा को यकीन था कि यार कुछ किसी भी अवस्था में वो बंदा स्ट्रांग लेवल था। उन्होंने राजा साहब ने बोला कि अच्छा ठीक है बताइए क्या हुआ। कहा कि मुझे मिल गया, मुझे आपने जो समस्या दिया थे, मतलब जो समस्या सुलझाने के लिए दिया था, उस समस्या का समाधान मुझे मिल चुका है। तो राजा साहब ने पूछा कि बताइए कैसे मिला है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मुकुट है, मुकुट तो बहुत सुंदर है। अब देखिए राजा भी जब शुरुआती दौर में राजा को जब मुकुट मिला तो राजा को भी सुंदर लगा, समझ पा रहे हैं, और यही कारण था कि राजा ने उसको तोड़ा नहीं। मतलब चाहते तो वो तोड़ के पिघला के पुनः उसको चेक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको तोड़ा नहीं, और ये चाहते भी नहीं थे, ऐसा इनको भी करना था, इनको भी तोड़ना था नहीं। तो मुकुट लिया इन्होंने भी, और उन्होंने कहा कि एक काम करिए, मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूँ, मुझे ना आप क्या करिए, 1 किलोग्राम का है, अगर सपोज कर लेता हूँ कि इस मुकुट का जो भार है वो 1 किलोग्राम है, तो एक काम करिए आप इतने ही भार का मुझे 1 किलोग्राम का प्योर गोल्ड दे दीजिए। प्योर गोल्ड तो आपके पास होगा, ये तो मैं तोड़ नहीं सकता, अगर तोड़ देता तो पता चल जाता,
लेकिन चलिए ठीक है, आप मुझे क्या दे दीजिए, प्योर गोल्ड दीजिए, मैं पता कर लूंगा वहां से। तो उन्होंने प्योर गोल्ड मंगवाया, उतने ही भार का जितने भार का मुकुट था, और पानी मंगवाया। क्या मंगवाया? पानी। और एक मतलब 2 बर्तन रखे, एक बर्तन में क्या रखा? मुकुट को, मतलब एक बर्तन जिसमें पानी भरा था उसमें मुकुट को डाला, दूसरे बर्तन में जिसमें पानी भरा था उसमें प्योर गोल्ड को डाला। दोनों 100% वाटर डिस्प्लेस करेंगे। भाई भरा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट और उसके अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को डालोगे तो क्या करेगा? थोड़ा सा पानी तो गिराएगा। जैसा वहां पे उन्होंने सोचा था कि जब वो नहाने गए तो पानी गिरा, जैसे यहाँ पे भी हुआ, पानी गिरा। इन्होंने क्या किया, जो पानी गिरा मुकुट को डालते वक्त उस पानी को इकट्ठा किया, और प्योर गोल्ड को डालते वक्त जो पानी गिरा उसको इकट्ठा किया। दोनों पानी इकट्ठा किया और दोनों पानियों का क्या निकाला? वॉल्यूम निकाला। समझ पा रहे? क्या निकाला? वॉल्यूम। क्योंकि मास तो दोनों का सेम था, वॉल्यूम से पता कर लिया कि यहाँ पे क्या है, दोनों का वॉल्यूम क्या नहीं था? सेम नहीं था। दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं था, इस कारण उन्होंने ये बोल दिया कि एक्चुअल में ये दोनों के दोनों क्या नहीं है? प्योर गोल्ड है। समझ पा रहे? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या था? चेंज। अब कैसे ये चीजें होती हैं वो आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है ना? फिलहाल में आपको समझ में आ गया होगा कि मास तो दोनों का सेम ही था, वॉल्यूम दोनों का सेम नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सेम है, मतलब उसका मास सेम है, उसका डेंसिटी सेम है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो उसकी डेंसिटी सेम होगी। ऑब्जेक्ट सेम तो डेंसिटी सेम। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉटल जो है, ये बॉटल प्लास्टिक का है, और सेम मैं दूसरा बॉटल ले रहा हूँ, वो भी किसका है? प्लास्टिक का। देखिए आज बॉटल ही नहीं है, उस तरह रेगुलर बॉटल ले रही थी। सपोज कर ले रहे हैं कि ये भी उसी पदार्थ का है, मतलब ये जिसका बना हुआ है सेम टू सेम, ये भी उसी का बना हुआ है, ठीक है? रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो डेंसिटी इसकी होगी, सेम डेंसिटी इसकी भी वही होगी। आप इसको हटाइए, ये मार्क कर लीजिए सबसे पहले। ये दोनों मार्कर है, तो इस मार्कर की जो डेंसिटी होगी सेम, इस मार्कर की भी डेंसिटी वही होगी, क्योंकि सेम मटेरियल यूज किया गया। अगर मुकुट और प्योर गोल्ड दोनों सेम है तो उस कंडीशन में डेंसिटी तो सेम होने वाली है। अब मास तो दोनों का सेम है, 1 किलोग्राम ये भी है, 1 किलोग्राम ये भी है। और हम सबने पढ़ा हुआ है अपने जीवन में कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी सेम है, मास सेम है, तो वॉल्यूम को भी क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। अगर सेम है तो सब कुछ सेम होना चाहिए, वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन क्या उन्होंने देखा कि मुकुट को डाला तो जितना पानी मिला, और प्योर गोल्ड को डाला तो जितना पानी मिला, उस पानी का और इस पानी का जो वॉल्यूम है वो सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो 100% क्या किया गया है? मिक्सर, ठीक है ना? सेम होता तो इसका मतलब कोई भी मिक्सिंग नहीं की गई, ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया होगा क्या कारण था। क्लियर है? और इसी फिनोमिना को उन्होंने आगे एक्सप्लोर किया। ये तो एक प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं, इसको और अच्छे से डीप एनालिसिस में लेके चले गए और खूब अच्छे से एनालिसिस करके बहुत सारी चीजों को यहाँ पे अप्लाई किया इसके ऊपर। यानी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती नजर देखी, मतलब देखी उन्होंने कि बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करी है, एनालिसिस किया और बहुत सारी थ्योरीज इसके ऊपर पेश की। और यही कारण रहा कि हम आज के डेट में क्या कर पाते हैं? बड़े बड़े जहाजों को भी क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर चला सकते हैं। कारण आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पानी के अंदर तैर रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यानी उसके तैरने के, उसके डूबने का कारण कौन बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई चीज डूब रही है तो क्यों डूब रही है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएगा। कोई चीज तैर रही है तो क्यों तैर रही है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यानी पानी के अंदर जो ही आप पैर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपने आप लगना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता था, ये तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ कहानियां थी, ठीक है? अब कहानियों के आगे हम अपने फिजिक्स के रोल को समझते हैं, ठीक है? चलिए, तो आखिर आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, इसको चलिए समझते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट immersed fully or partially in a fluid, then it experienced
displaced and upthrust को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्ड फोर्स। और जिन लोगों ने भी पिछली क्लास देखी होगी उनको ये पता है कि अपवर्ड फोर्स क्या होता है। अपवर्ड फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ बायर्ड फोर्स। तो प्लावन बल, ठीक है ना, इसको भी लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ बायर्ड फोर्स। ठीक है। एंड that upthrust is equal to weight of water, वाटर मैं बोल रहा हूँ, कोई भी फ्लूइड है तो फ्लूइड, ठीक है ना, फ्लूइड displaced by that object, ठीक है ना समझ में? यानी किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी फ्लूइड के अंदर डाला तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फील होगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या फील होगा कि मेरे ऊपर कोई ऊपर की ओर एक बल लगा रहा है, और वो जो बल होगा, वो जो लग रहा हुआ बल होगा वो किसके बराबर होगा? तो उतना ही होगा जब हम उस ऑब्जेक्ट को उस फ्लूइड के अंदर डाल रहे थे तो उस फ्लूइड के अंदर जाते वक्त उस ऑब्जेक्ट ने हटाया था। समझ पा रहे हैं? हटाने का मतलब, क्योंकि आपको पता है कि फ्लूइड अपनी जगह पे बैठा होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उस फ्लूइड के जगह पे हम चले जाए, तो उसके लिए उसको हटाना तो पड़ेगा ना, डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा। तो उसने जितना हटाया है उसी फ्लूइड को अगर हम वेट कर लें, मतलब उसी का वेट निकालें, तो उतने ही वेट के बराबर क्या लगेगा? उसके ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा। फिर से किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर डाल रहे हैं तो वो फील करेगा कि मेरे ऊपर कोई ऊपर की ओर बल लग रहा है, और वो जो ऊपर की ओर बल लग रहा है जिसको हम बायोट फोर्स के नाम से जानते हैं, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा? उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए फ्लूइड के भार के बराबर। समझ पा रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए फ्लूइड के भार के बराबर। समझ में आ रहा? यही बात किसने बोली है? आर्किमिडीज टास्क के प्रिंसिपल, ठीक है ना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। हिंदी में आप इसको पकड़ना चाहे तो हिंदी में भी पकड़ सकते हैं, है कि नहीं? मैंने हिंदी में इसीलिए एक्सप्लेन किया, बाकी तो आप समझना। आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं कि इंग्लिश में, है कि नहीं? इसमें किसी को नहीं दिक्कत है, टेंशन फ्री रहता है। चलिए ठीक है। अब ये तो बात हो गई इनके प्रिंसिपल का। अब इस प्रिंसिपल को हम समझते हैं कि कैसे आगे आता है, ठीक है ना? ये तो अभी तक प्रिंसिपल है, कथन है, स्टेटमेंट है। जब तक हम जमीनी स्तर पे नहीं देखेंगे इसको तब तक मजा आएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सेटअप बैठा के आपको दिखाऊंगा, लेकिन बाकी मैं थ्योरेटिकली ही आपको चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सेटअप है। इस सेटअप के अंदर क्या है, नॉर्मली आप घर पे भी कर सकते हो, घर पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको बैलेंसिंग करने के लिए मैंने वो लगाया, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होइएगा, नहीं तो ये पूरा इधर पहुँच जाता, गड़बड़ा जाता। समझ पा रहे हैं? अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे भरे हुए कंटेनर के अंदर इसको डालूंगा सीधा, एक आधा ईंट, ठीक है? तो आपको भी पता है कि जब मैं डालूंगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, ठीक है? तो देखिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक, डाला तो पानी डिस्प्लेस किया कि इसने कि नहीं? बिल्कुल। इसने जो पानी डिस्प्लेस किया है उसने कितना पानी डिस्प्लेस किया है? तो इसके ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट के बराबर, ठीक है? इसके ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट के बराबर। अब आप चाहिए तो क्या कर सकते हैं, आप इस पूरे पानी को निकालिए, निकाल के कौन सा कंटेनर है मेरे पास? एक स्पेशल कंटेनर हमारे पास है, वो रहा, ये रहा मेरे पास एक स्पेशल कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैं डालूंगा और मैं चाहूँगा कि मैं इसका वजन नापूं, ठीक है? तो वो तो मेरे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है नहीं फिलहाल में कि मैं इसको मेजर कर पाऊँ, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं। क्या करें, आप जो बाहर पानी निकला है उस पानी को लीजिए, और उस पानी का जो वेट है, मतलब यहाँ पे जितना पानी इस ईंट ने डिस्प्लेस किया, बाहर की ओर फेंका है, उस पानी को इसमें रखिए और इतने पानी को ले जाके क्या करिए, वेट करिए, ठीक है ना? वेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू इस ईंट के ऊपर लगने वाले बायोट फोर्स के बराबर हो रही है।
अभी भी आपको फील नहीं आएगा, अभी फील और थोड़ा सा हम दिलवाते हैं। मान लीजिए ये पानी है और एक्स्ट्रा पानी है हमारे पास, लाइए पुनः कंटेनर को भरते हैं। एक सेकंड के लिए पॉज करिए, इसको पूरा हटाया जाए फिर। तो ये जो पानी आप देख रहे हैं मैंने इसमें से निकाला और इसके अंदर डाल के देख लिया। अब मैं क्या करूँगा, आप कुछ मत करिएगा, सिंपल देखिए यहाँ तक पानी आया है इस बोतल के अंदर, यहाँ तक। इसको आप क्या करिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मार्कर भी पानी की वजह से चल नहीं रहा है। कोई और मार्कर है, कोई मार्कर है दीजिए, हल्का सा आप मार्क कर सकते हैं, परमानेंट मार्कर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना पानी, अब इतने पानी का आप क्या करिए, वजन करिए, तो आपको पता चलेगा कि उस ईंट के ऊपर कितना थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो ईंट डूब गया है, वो ईंट क्या हो चुका है, डूब गया। देखा है आप लोगों ने, तैरा नहीं ना, बिल्कुल सही। अच्छा, अगले कंडीशन में हम इसको ले रहे हैं, इसको, ये डस्टर है, इसका ऊपर हटा दिया गया, तो पानी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। कैसे भी डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, फिलहाल में तुम ऐसे डालो, ठीक है। तो ऐसे डालने पे देखना ये क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, इतना ही गया है। और अगर अच्छे तरीके से डालोगे तो आपको फील होगा कि जो ही मैं उंगली हटाऊंगा, देखो अभी तक तो मैंने अंदर तक रखा हुआ है, इस फोर्स के कारण इसको दबाए हुए है, जो ही मैं उंगली हटाऊंगा देखिए कहाँ आ गया, ऊपर, समझ पा रहे हैं। और जब ये ऐसे भी है तो उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ है अभी भी जितना पहले हुआ था, फील हो पा रहा है। मैंने ऐसे डाला तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है कंटेनर, इसलिए फिर से पानी एक्स्ट्रा जा रहा है। लेकिन अब देखिए अब पानी नहीं जाएगा, जा रहा है, नहीं जा रहा है। एक बार जितना इसने बाहर निकाल दिया, बार बार नहीं निकालेगा। इसने अपने बाइट फोर्स के बराबर ऑलरेडी क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया। अब देखो इसका चूंकि क्या है, बाइट फोर्स ज्यादा, इसलिए क्या कर रहा है, अब तुम ऐसे भी डालते, देखो अब तुम ऐसे डाल रहे हो तो भी अब पानी ये नहीं डालेगा, निकालेगा। देखो ये तभी भी उतना ही पानी जितना पहले ऐसे डालने पे निकाला था, या ऐसे डालोगे तो भी उतना ही निकालेगा। क्लियर है, पानी एक बार में जितना निकाल दिया, क्लियर है। और जो जितना पानी निकाला है वो ये बता रहा है। अब अगर इसको भी चाहो तो क्या कर सकते हो, निकाल के देख सकते हो कि भाई क्या है, इसके ऊपर बाउंड फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो कम से कम ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहानी क्या चल रही है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसको नीचे की ओर लेके जाऊँ, तो नीचे की ओर ले जाने पे क्या हो रहा है, नीचे की ओर, ध्यान से देखिएगा, जिसको भी फील करिए। जब मैं इसको नीचे की ओर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी थ्योरी आपको समझनी है, जब मैं इसको नीचे की ओर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है। इसका कारण मैं आपको बताऊँ, इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताऊँ, इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये मेरी उंगली भी जा रही है उसके साथ साथ। तो इस उंगली के कारण, ये उस उंगली के कारण उतना पानी फिर से हटा रहा है। अदरवाइज इसको आप किसी भी हाइट पे आप लेके जाओगे तो पानी गिरने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं, आई होप आपको समझ आ गया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कहानी इतनी ही चल रही होती है, पानी के मतलब अंदर डालो कंटेनर के अंदर, जितना पानी निकला उस पानी को देखो, उस पानी को देखने के बाद आप समझ सकते हो कि कितना इसके ऊपर बाउंड फोर्स जो ऊपर की ओर रखता है। बाउंड फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे आने से रोकता है, ठीक है। तो वो कितना लग रहा है आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। अब कभी भी ये भूल के ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे डालूंगा तो ज्यादा कम पानी एब्जॉर्ब करेगा, और ऐसे डाल दिया अगर इस कंटेनर के अंदर तो ज़्यादा पानी निकलेगा बाहर, डिस्प्लेस करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितना पानी इधर ऐसे डालने पे डिस्प्लेस होगा उतना ही पानी ऐसे भी डालने पे डिस्प्लेस होगा, ठीक है। बस कहानी में चेंज क्या आएगा, कहानी में चेंज ये आएगा कि देखो जब ऐसे डालोगे तो ये नीचे जल्दी जाएगा और ये ऐसे नीचे थोड़ा लेट करके जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। वो धीरे धीरे आपको फील हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। बाकी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या किया था, ठीक है। मैं अभी सेटअप को हटा के समझाने जा रहा हूँ। अब एक चीज आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये जब ऑब्जेक्ट को हम डाल रहे हैं तो पानी नीचे क्यों गिर रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो ईंट है, अगर मैं इसको डालूंगा तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पूरे के पूरे फैले हुए हैं। अब ये ईंट चाहता है इनके अंदर जगह बनाना, तो अगर ये जगह बनाना चाहता है तो उस जगह को बनाने के लिए उतना पानी इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी अगर ये अपना जगह बनाना चाहता है तो अपनी जगह के बराबर, अपनी जगह मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है तो जगह मतलब वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के बराबर ये क्या करेगा, उतना पानी क्या करेगा, हटाएगा। समझ पा रहे हैं। देखिए जब मैं सीट को, अच्छा मैं इस सीट को ऐसे डालूं चाहे ऐसे डालूं, दोनों कंडीशन में क्या हमको मिलने वाला है, रिजल्ट सेम मिलने वाला है, चाहे ऐसे डालूं चाहे ऐसे डालूं। अच्छा आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों, तो इसका कारण है भाई अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट को देखूं, ऐसे ऑब्जेक्ट को देखूं तो जो वॉल्यूम होगा
वही वॉल्यूम तो अभी भी होगा। तुम ऐसे डाल रहे हो या ऐसे डाल रहे हो, तो जानते हो क्या चेंज कर रहे हो? सिर्फ इसका सरफेस एरिया। इसका क्या चेंज कर रहे हो? सरफेस एरिया। ऐसे डालो चाहे ऐसे डालो, लेकिन वॉल्यूम तो इस ईंट का हमेशा क्या रहेगा? बराबर। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। समझ पा रहे हो? तो एरिया चेंज कर रहे हो, जैसे समझो, पहले इसको भी समझो। अगर तुम ऐसे डाल रहे हो तो उस कंडीशन में एरिया क्या है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एरिया क्या है? इधर से देखो, ये एरिया क्या है? इतना है। और हाइट कितनी है? ये रहा है, मोटाई इसकी, सिंपल समझो। ये सरफेस एरिया और ये इसकी मोटाई दिख रहा है, मोटाई ले लो। तुम ऐसे डाल रहे हो तो क्या हो रहा है? ये एरिया बन रहा है, मतलब ऐसे डालोगे तो ये एरिया और ये इसकी मोटाई, यानी एरिया इंटू हाइट। सीधा समझो, एरिया इंटू हाइट मिल जाएगा वॉल्यूम। अगर तुम ऐसे डाल रहे हो तब क्या हो रहा है? ऐसे डाल रहे हो तब ये एरिया बन जा रहा है और ये पूरी की पूरी क्या बन जा रही है? ये पूरी की पूरी हाइट बन जा रही है। तो क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं। चाहे ऐसे डालो चाहे ऐसे डालो, बात एक ही है। अब देखो, जब मैं पानी के अंदर डालूंगा तो 100% ये क्या करेगा? पानी डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, ये पानी क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस इसने किया कितना पानी? अभी देखो, पहले तो भरा हुआ था, लेकिन इस ईंट को अब मैं हटाऊं, मतलब इसको, इस ईंट को डालने के बाद अभी भी पानी उतना ही है जितना पहले था। फिर से उतना ही हो गया। कंटेनर अभी भी क्या है? फुल है। पहले भी फुल था, अभी भी फुल है। लेकिन जब मैं इस शीट को हटाऊंगा तो क्या हुआ? अब देखो, खाली हो गया ना कंटेनर। ये खाली हो गया तो कितना खाली हुआ? वो उतना ही खाली हुआ जितना पहले था। या ये मैं बोल सकता हूँ कि जितना पानी पहले था उतना हटा दिया गया है। किसके द्वारा? इसने अपनी जगह बनाने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो इस शीट ने अपनी जगह के बराबर पानी को डिस्प्लेस किया है। और ये चमत्कारिक बात है कि अपनी जगह बनाने के लिए जितना पानी डिस्प्लेस करता है वही उसका बायोट फोर्स कहलाता है। यानी वही बता देता है, यही इतने पानी का ही वेट बता देगा कि ये बायोट फोर्स इसके ऊपर, मतलब ये पानी इस ईंट के ऊपर कितना बायोट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बोर्ड पे आता हूँ। चलिए अब आगे हम समझते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ये जो बातें थी और जो एक्सपेरिमेंट था उसको मैं यहाँ से समझता हूँ। मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को डाला। ठीक है, ये कंटेनर के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की मैं हाइट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल h। क्या कंसीडर करूँगा? स्मॉल h। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सरफेस एरिया जो है वो क्या है? कैपिटल A। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में पानी के अंदर क्या है? डूबा हुआ। ठीक है ना, डूबा हुआ। तो देखा जाए कितनी हाइट पे डूबा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल H हाइट पे डूबा हुआ है। ठीक है, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि अब थ्रस्ट कितना है। अब थ्रस्ट तो हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, अगर हम चाहें तो ना भी करें तो भी, क्योंकि सेम काम मैंने वहाँ पे किया था। ठीक है ना, मैं पानी की डेंसिटी को मैं क्या मान लेता हूँ? रो मान ले सकता हूँ, रो। और इसकी डेंसिटी को मैं सिग्मा ले लेता हूँ। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा है और इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मैं करने क्या वाला हूँ। अब मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट को निकालने जा रहा हूँ। तो आखिर वो अपथ्रस्ट पैदा कहाँ से होता है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपथ्रस्ट निकालूं तो देखिए एक्चुअल में जानते हैं क्या होता है? एक्चुअल में आप देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तरीके के प्रेशर जनरेट हो रहे होते हैं। एक तो ऊपर से ये वाले लिक्विड नीचे क्यों लगा रहे होते हैं, एक तो ये वाले लिक्विड नीचे क्यों लगा रहा होता है और नीचे वाले लिक्विड इसके ऊपर लगा रहे होते हैं। ठीक है ना, हम दो टर्म में बात करेंगे। पहला टर्म ये पहला केस है, समझ लो फर्स्ट केस है। पहले टर्म में हम प्रेशर खेलेंगे, लिक्विड के अंदर प्रेशर के कारण हम देखेंगे फोर्स को। दूसरा हम इसके वेट के कारण समझेंगे। ठीक है ना, हम इसके वेट के कारण समझेंगे। वो दोनों बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देख ली है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके पूरा देख सकते हैं। फिलहाल में समझिएगा, एक तो ये वाला लिक्विड इसको नीचे दबा रहा होगा और ये वाला लिक्विड इसको ऊपर की ओर दबा रहा होगा। ठीक है, कौन सा ज्यादा लगाएगा? मतलब सपोज करो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है? P2 और यहाँ पे प्रेशर कितना है? P1 है। तो 100% यहाँ वाला जो लिक्विड होगा वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से P1 निकालें तो P1 कितना होगा? सर P1 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। P1 अगर निकालूं तो सबसे पहली बात तो यहाँ से लेके यहाँ तक H हाइट तक लग रहा है ना। तो अगर मैं नॉर्मली लिखूँ तो क्या, ये लिक्विड का है ना, तो रो जी कैपिटल H लिख सकता हूँ। कैसा लो, रो जी कैपिटल H। और हमको पता है कि ऊपर से क्या लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है। तो वो कितना लगता है? P0। यानी P1 कितना हो जाएगा? सर P1 हो जाएगा P0 प्लस रो जी H। P2 अगर निकालूं तब कितना होगा? सर P2 होगा, ये कितनी हाइट पे है? ऊपर H और यहाँ से लेके यहाँ तक H। यहाँ पे H प्लस H इतनी हाइट पे है ना, यानी यहाँ इतनी डेप्थ पे है।
ये प्रेशर जो P2 है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना है h और यहाँ से यहाँ तक कितना है स्मॉल h आया ना। तो डेप्थ कितनी है यहाँ पे या हाइट कितनी है h प्लस h। यहाँ पे कितना होगा रो जी h प्लस h यही होगा कैसा लो। ये तो P2 रहा। लेकिन हमको क्या निकालना है फोर्स निकालना है। क्या निकालना है फोर्स। और हम जानते हैं फोर्स कैसे मिलेगा सर। फोर्स कैसे निकलेगा सर। फोर्स का मतलब प्रेशर में आपको डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है किससे एरिया से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है एरिया से। तो अगर यहाँ पे P1 लिखा है तो मैं यहाँ पे F1 दिखा सकता हूँ F1 दिखा सकता हूँ। और F1 क्या होगा सर P1 इंटू ए होगा। और P1 इंटू ए का मतलब क्या होगा P1 इंटू ए का मतलब इस पूरे में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 इंटू ए और मैं यहाँ पे लिख दूंगा P0 प्लस रो जी एच इंटू हो जाएगा। ऐसे मैं F2 निकालूँ तब यहाँ से तो क्या हो जाएगा P2 इंटू ए इज इक्वल टू रो जी एच प्लस एच पूरे के बाहर क्या हो जाएगा ए। ठीक है ये हमारा F2 हो गया। हम क्या चाहते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि इसको ऊपर की ओर कौन फेंक रहा है। क्योंकि जब हमने पानी के अंदर डाला तभी जस्ट आपने देखा था डस्टर को मैंने पकड़ा हुआ था तब तो रुका हुआ था। अदरवाइज डस्टर कहाँ आ रहा था ऊपर। क्यों क्योंकि नीचे से उसको कोई फोर्स लगाता हुआ नजर आ रहा था। तो फोर्स कहाँ से आ रहा था तो ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। ये नीचे वाला लिक्विड इसके ऊपर लगा रहा था। ठीक है ना। अब समझना ध्यान से। तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा है नीचे वाला क्या था ज्यादा। मैं ऐसे मान लेता हूँ डस्टर ये मेरा। इसका मतलब ये ज्यादा रहा होगा बड़ा और ये कहाँ रहा होगा छोटा। इसका मतलब मैं अगर निकालना चाहूँ तो नेट फोर्स अगर निकालना चाहूँ देखो यार इसके ऊपर दो फोर्स लगा है एक तो F1 और एक तो F2। नेट फोर्स निकालना है तो मुझे क्या करूँगा F2 में से F1 को घटा दूंगा। इतना तो मुझे भी पता है और हम लोगों ने पढ़ा है आया ना। तो नेट फोर्स और यही जो नेट फोर्स होगा वही क्या होगा आपका अब थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि 100% कौन ज्यादा होगा ये वाला। ठीक है ना। अब थ्रस्ट फोर्स कौन होगा अब थ्रस्ट फोर्स क्यों बोल रहा हूँ इसको क्योंकि ये ऊपर क्यों लग रहा होगा। P2 जनरेट करेगा भैया F2 क्या होगा F2 और यहाँ पे F2 बड़ा होगा इससे F1 से। कैसा लो F2 बड़ा होगा F1 से। ये तो समझ में आ रहा है ना। F2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन F1। ठीक है। और F2 की डायरेक्शन किधर है ऊपर की। इसीलिए मैंने नेट फोर्स को क्या बोल दिया अब थ्रस्ट या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे अपवर्ड फोर्स। क्या बोलेंगे अपवर्ड फोर्स बोल देंगे। और यही अपवर्ड फोर्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉयंट फोर्स। कैसा नो बॉयंट फोर्स क्लियर है। और ये बॉयंट फोर्स बराबर किससे होगा F2 माइनस F1 दिख रहा है आया ना। F2 माइनस F1 करना है मुझे। चलो यहाँ पे करने से पहले मैं क्या चाहूँगा सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा कि मैं यहाँ से जगह खाली करके तब यहाँ पे निकालूँ। ठीक है ना। नेट फोर्स मतलब यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है। और अपथ्रस्ट फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स का मतलब बायंट फोर्स। और ये बायंट फोर्स किसके बराबर होगा F2 माइनस F1। यहाँ पे निकाल सकता हूँ मैं। चलिए निकालते हैं। यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे ज़्यादा है। तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू F2 की वैल्यू कितनी है ये रहा F2 ये रहा था है ना। सबसे पहले इसमें क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो क्या होगा रो जी एच प्लस रो जी स्मॉल एच हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस F1 क्या है भाई आपके पास क्या रहा F1 P0 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। तो P0 ए प्लस रो जी एच ए हो गया आया ना। अच्छा इधर भी आप कर लीजिए तो क्या हो जाएगा रो जी एच ए प्लस रो जी स्मॉल एच इंटू ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा P0 ए प्लस रो जी देखो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस रो जी एच ए। ठीक है। अब रो जी एच ए से रो जी एच ए क्या हो गया हो गया आया ना। ठीक है। और क्या हो गया ये रो जी एच ए माइनस P0 ए। ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से हटा सकते हैं ए को हटा सकते हैं। ए को हटाने से कोई मतलब नहीं सीधा सीधा आप देखो P0 है ना भाई H इंटू ए का मतलब क्या है यहाँ पे P0 ए का मतलब ये भी क्या है फोर्स। ये भी क्या है फोर्स है। जैसा नो रो जी एच ए माइनस यहाँ पे क्या है ये एटमॉस्फेरिक फोर्स है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसीलिए एरिया के अंदर कितना फोर्स लगा है P0 का मतलब क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया एटमॉस्फेरिक फोर्स
हो गया। मैं अगर इस एटमॉस्फेरिक फोर्स को क्या मान लूँ, नेग्लेक्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, नेग्लेक्ट। सभी चीजें तो क्लियर चल रही है ना, पी नॉट प्लस रो जी एस, सब चीजें क्लियर, ठीक है, सब तो सही है। हाँ, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इस पी नॉट ए को नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। एरिया से मैं वहाँ पे ले सकता हूँ, तो घटा के मेरे पास क्या मिलेगा, अगर इसमें से इसको चाहो तो घटा सकते हो, तो मैं इसको हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, रो जी एच ए, एच ए आएगा। और ध्यान से देखो ये स्मॉल एच इंटू ए बना है, आया ना, और स्मॉल एच इंटू ए, तो स्मॉल एच किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ए क्या है, ऑब्जेक्ट का एरिया। तो एच इंटू ए, हाइट इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या आ गया, रो जी एच ए है, और ए का मतलब यहाँ पे एच ए का मल्टीप्लाई कर देती है, और वॉल्यूम बना, किसका वॉल्यूम बना, ऑब्जेक्ट का बना ना, बना। तो ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको बायोंट फोर्स, ठीक है ना। एफ बी डायरेक्ट लिख दो, क्या लिख दो, एफ बी, ठीक है। और किसने किसने क्या बोला था, आर्किमिडीज साहब ने बोला था कि भैया, अभी जस्ट आपने देखा वही चीज मैंने लास्ट में बताई कि जो ऑब्जेक्ट होता है अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर रहा होता है, मतलब अपने जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना वाटर डिस्प्लेस करता है, तो अपने वॉल्यूम के बराबर, समझ पा रहे हो। तो एक्चुअल में इसी बात को मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ बी इज इक्वल टू रो जी भी डिस्प्लेस्ड वाटर, ऐसा लो, ऐसा लो, बिल्कुल वही बात मैं बोल रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे समझाया आपको, ठीक है। कि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है, मतलब जितना जगह उसको, मतलब जितना उसका कवरिंग एरिया है, उतना ही वो पानी को क्या करेगा, निकालेगा, है ना। जो कंटेनर था उसके अंदर पहले वो क्या था, फुल था, उसके अंदर मैंने ईंट डाली तो भी क्या था, वो फुल ही रहा, लेकिन जब मैंने ईंट डाली तो पानी बाहर कर दिया, अभी भी फुल है, लेकिन पानी बाहर करने के बाद फुल है। फिर मैंने जो ही हटाई तब मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो क्या आ गया, गैप। पहले मैंने फुल किया था, लेकिन इसने डिस्प्लेस कर दिया पानी, तब क्या आ गया, गैप। तो गैप जितना क्रिएट किया उसने, कितना किया, अपने वॉल्यूम के बराबर, यानी अपने वॉल्यूम के बराबर उसने उतना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था। तो यही बात किसने कही है, आर्किमिडीज साहब ने, समझ पा रहे हैं, यही बात, इतनी सी बात है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो एक तो यहाँ से ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे F2 माइनस F1 कर लीजिएगा, और इसको आप लिख दीजिएगा FB, ठीक है। यहाँ पे ही ज़्यादा बेटर लगेगा, इज इक्वल टू F2 माइनस F1 इज इक्वल टू FB, ठीक है। मैं FB की यहाँ पे वैल्यू निकाल के लेके चला है, ठीक है, क्लियर है। अब इतनी बात अगर आपने समझ ली तो अब थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं, फटाफट चीज़ों को और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना पहले आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है कहानी में ये चल रहा है कि जब आप पानी के अंदर डाल रहे हो, तो ये जो अभी तक आपने देखा ना, ये पानी का मैकेनिज्म था, किसका मैकेनिज्म था, पानी का, ठीक है। आप चाहो तो इसको किससे रिप्रेजेंट करो, FB से रिप्रेजेंट करो, या आप चाहो तो इसी को U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। U मतलब अपथ्रस्ट, U मतलब अपथ्रस्ट। हमारे पास क्या आया है, रो जी भी ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है ना, क्लियर है। अब समझना क्या है, ये तो पानी के अंदर का मैकेनिज्म था, पानी के अंदर का मैकेनिज्म है, ये जो चीजें आई हैं पानी के कारण आई, ठीक है ना। ठीक है, नॉर्मली हम देखें अपने जीवन काल में, ये तो पानी का कहानी है ना, कि पानी के अंदर जाओगे तो एक फोर्स उत्पन्न हो रहा है ऊपर की ओर। लेकिन हमने अपने जीवन काल में क्या पढ़ा है, हमने अपने जीवन काल में पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, उसके ऊपर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होता है ऑलवेज, और वो है ग्रेविटेशनल। क्योंकि कोई भी स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हो सकती फिजिक्स में जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर एंट्री ना मारे, समझ पा रहे हैं। ये पानी के अंदर की कहानी है, ठीक है ना। अब हम रियलिटी में आते हैं, रियलिटी में जब आएंगे तो कहानी कुछ ये बनेगी कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है कंटेनर के अंदर जो रखा गया है, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है जो कितनी हाइट पे, ऊपर वाले पानी से स्मॉल कैपिटल H हाइट पे रखा गया है, और इसकी खुद की हाइट स्मॉल h है, और एरिया कितना है, A है, और इसका डेंसिटी कितना है, रो है, ठीक है ना, सॉरी सिग्मा है, सॉरी कितना है, सिग्मा, और बाकी साइड पानी है, ठीक है ना, बाकी साइड क्या है, पानी है।
दिख रहा है? ये नजर आ रहा है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालूंगा तो इसके ऊपर की ओर क्या लगेगा? एफ लगेगा। ये अभी हम लोगों ने पानी के अंदर देखा। फील हो रहा है? पानी के अंदर डालोगे तो पानी क्या करेगा? इसके ऊपर की ओर बायोंट फोर्स बनाएगा। क्लियर है? अब रियलिटी में आओ। ठीक है, पानी के अंदर डालोगे तो ये बायोंट फोर्स लगेगा। पानी के अंदर पानी से बाहर निकालो तब बायोंट फोर्स लगेगा? नहीं। ठीक है ना? पानी के अंदर डालो बायोंट फोर्स लगेगा, पानी से बाहर निकाल लिया बायोंट फोर्स नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, थोड़ा समझना हो। पानी के अंदर रखो चाहे पानी के बाहर, पानी के बाहर लाने पे बायोंट फोर्स नहीं लग रहा है, पानी के अंदर ले जाने पे बायोंट फोर्स लग रहा है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सर क्या हाल है? कुछ भी समझा रहे? मतलब सोचिए, ऑब्जेक्ट को पानी के बाहर रखो तो भी उसके ऊपर नीचे की ओर एमजी लग रहा होगा, और पानी के अंदर रखो तो भी उसके ऊपर एमजी लग रहा होगा। सोच पा रहे? क्या बोलोगे भाई? इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये तो एफपी तब उत्पन्न हो रहा है जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जा रहा है। यानी ये तो एक कंडीशन है कि भैया पानी के अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे तब बायोंट फोर्स उत्पन्न होगा। लेकिन एक फोर्स जो यूनिवर्सल फोर्स है, जिसको हम फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो पानी के अंदर रखो बाहर रखो कहीं भी रखो वो लगेगा ही लगेगा। और ऑलवेज उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होती है? नीचे की ओर। अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज कर लो ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है किसी हाइट पे है, किसी हाइट पे है, सोच कर लो। अब मैंने क्या किया? सपोज कर लो नीचे कंटेनर था मेरे, मैं कंटेनर हटा दे रहा हूँ। ईंट को मैंने क्या किया था? डायरेक्ट छोड़ दिया था। मैं अगर उस पूरे कंटेनर को नीचे की सभी सरफेसेस को हटा देता, ऐसे छोड़ता, तो कहाँ जाता? नीचे चला जाता। अच्छा, वो डस्टर पकड़ो, डस्टर जो तैर रहा था, डस्टर कहाँ है? डस्टर वो दे दीजिए। पानी के अंदर नहीं डालना है भाई हमको। मेरा डस्टर, अगर मैं पानी नहीं है नीचे, सपोज कर लो, इमेजिन करो पानी नहीं है नीचे, नीचे पानी नहीं रहा, इसको मैं छोड़ूंगा कहाँ चला जाएगा? नीचे चला गया। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता? पानी होता, पानी का कंटेनर होता, तो जब मैं डालता तो क्या नीचे जाता? नहीं, तैर रहा होता। सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो? मतलब सर मतलब ध्यान से समझो। अगर मैं इसको पानी के अंदर न रखूं तो नीचे की ओर कोई फोर्स लग रहा है या ना? नीचे की ओर। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमजी। कितना लगता है? इसके मास के बराबर, मतलब सर इसके वेट के बराबर। सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो? गुड। समझना है। नीचे की ओर लग रहा है तो क्या पानी के अंदर डाल दूंगा तो ये नहीं लगेगा? लगेगा। यानी यहाँ भी लग रहा होगा, किधर की ओर? नीचे की ओर। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन वहां पे वो ऑब्जेक्ट जब मैंने पानी के अंदर डाला, डस्टर को पानी के अंदर डाला, तो वो नीचे नहीं गया, ऊपर की ओर रहा, मतलब तैर रहा था। इसका मतलब ये वाला फोर्स इससे ज्यादा होगा तभी तैर रहा होगा। ईंट को डाला तो नीचे चला गया, इसका मतलब ये ज्यादा होगा। समझ रहे हो? तो यहीं से आर्किमिडीज ने इस चीज को एनालिसिस किया। ठीक है ना? पानी के अंदर के मैकेनिज्म से हमने पकड़ा कि पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को डालोगे तो बायोंट फोर्स लगता है। 4000 बार बोल चुका है कि, और आई होप आपको समझ में भी आ गया। ठीक है ना? पानी में डालोगे तभी बायोंट फोर्स लगेगा। ठीक, पानी के बाहर रखोगे तो बायोंट फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन एमजी पानी के बाहर, पानी के अंदर हर जगह आएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल फोर्स है, वो हर जगह लगेगी। ठीक है? तो हम बायोंट फोर्स देख के खुश ना हो, ज़्यादा बेटर है। हमको एमजी को लेके आना पड़ेगा, एमजी को लेके आए तब जाके हम किसी चीज़ के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेटर है। हम सिर्फ ये ना मान लें कि बायोंट फोर्स है हमेशा ऊपर रखेगा, ये हमारी गलतफहमी है। नहीं तो ईंट भी हमेशा तैर रही होती, पानी के अंदर कुछ भी आप डालते हो हमेशा क्या होती? तैर रही होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है? नहीं, है ना? अब इन दोनों फोर्सेस का नेचर समझिए। इन दोनों फोर्सेस का नेचर क्या होता है? सेम। यानी सेम नेचर के फोर्सेस हैं। सेम नेचर के हैं। सेम नेचर कैसे सर? ये नीचे की ओर खींच रहा है और ये ऊपर की ओर। बिल्कुल, इन दोनों का नेचर सेम नहीं। ठीक है ना? ये नीचे की ओर लग रहा है और ये ऊपर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। और कभी भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रही है तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस का सम तो नहीं आएगा, है ना? कोई एक फोर्स बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। बराबर हो गया तब तो बात ही खत्म, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अब तो ये तो पढ़ा है ना, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं यहाँ पे, और इधर क्या है? एफ बी है। ये जो पढ़ा है आप लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर, वो सब यहीं पे लगने वाला है। ठीक है ना? डायनामिक्स के अंदर पढ़ा है। इधर की ओर कोई एफ ए फोर्स से खींच रहा है, उधर कोई एफ बी से। तो अगर मान लो एफ ए बराबर हो जा रहा है एफ बी से, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। वैसे ही अगर मान लो ये एफ बी है और ये एम जी है, दोनों क्या हो गए? बराबर।
यहाँ पे पकड़ो mg और क्या हो गया fb बराबर, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वही रहेगा, यानी पानी के सरफेस पे डाला तो पानी के सरफेस पे ही रहेगा। क्या वो इधर उधर जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है, fb कैसे पता करेंगे? पानी के अंदर डालेंगे, जितना डिस्प्लेस हुआ उसका वेट मेजर कर लेंगे, काम खत्म। वही मेरा क्या होगा ये आर्किमिडीज साहब ने कहा था, और उस चीज को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाकी एक्सपेरिमेंटल मैंने उनकी बातों को समझा दिया, अब मैं थ्योरेटिकल चीजों को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, अब मैं आगे डूबूंगा। ठीक है, mg बराबर fb, तो ऑब्जेक्ट डूबेगा, नीचे जाएगा नहीं, ना ऊपर जाएगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो पानी के सरफेस पे, पानी के सरफेस पे, है ना, या जहां पे डाल दिया वो एक पोजीशन पे क्या होगा, रुका रहेगा। ठीक है ना, यानी पानी के सरफेस पे बोल सकते हो, यानी डूबेगा नहीं, सीधा सीधा मैं लिखूंगा डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं। ये कब होगा, इस वाले से समझते हैं। इधर की ओर मैंने खींचा FB फोर्स से, इधर की ओर मैंने खींचा FB फोर्स से, अगर दोनों बराबर है तो जहाँ पे है वही होगा। ठीक है, डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं मतलब नीचे नहीं जाएगा। लेकिन सपोज कर लो अगर केस चेंज हो गया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इधर फोर्स जो लग रहा है और इधर जो फोर्स लग रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये FB है। ठीक है ना, FB को अपना क्या मान लो तुम, ग्रेविटेशन फोर्स, और FB मतलब बायोट फोर्स। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में ये FB बड़ा हो गया, FB बड़ा है इससे FA से, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, मतलब हम दो लोग हैं, एक लोग उधर खींच रहे हैं, एक लोग इधर खींच रहे हैं, मैंने थोड़ा तेज खींच दिया, थोड़ा सा तेज खींचा, अपनी ओर खींचा, मैंने ज्यादा बल लगा दिया, तो वो ऑब्जेक्ट किधर की ओर डिस्प्लेस होगा, इधर की ओर। तो अगर मान लो FB क्या हो गया, बड़ा हो गया mg से, यानी mg छोटा हो गया, FB क्या हो गया, तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, कितना ऊपर, पानी के ऊपर ही तो रहेगा, यानी एक्चुअल में डूबेगा नहीं, और इस बार तो पानी के ऊपर रहेगा, है ना, पानी के ऊपर रहेगा। अब पानी के ऊपर मतलब ऐसा नहीं पानी छोड़ के निकल लेगा, जब पानी छोड़ के निकला तुरंत क्या हो गया, FB खत्म। जैसे फ्रिक्शन, जैसे आप सरफेस छोड़ते हो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, सरफेस से ऊपर जाओगे फ्रिक्शन खत्म, वैसे ही पानी छोड़ा FB खत्म। तो अब ऐसा नहीं कि FB इतना ऊपर ढकेल दिया कि फिर वो पनिया छोड़ देगा, पानी के सबसे अपर मोस्ट लेयर पे रखेगा, और ऑब्जेक्ट आराम से क्या कर रहा होगा, ठीक है ना, तो पानी के। ठीक है, अगले केस में क्या हुआ, अगले केस में ये चेंज हो गया, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था इस बार FA बड़ा हो गया और FB क्या हो गया, छोटा। ठीक है ना, FB छोटा, FA बड़ा, FB छोटा, FA बड़ा, तो कौन खींच लेगा, उधर वाला खींच लेगा, और FA क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर खींचता है, नीचे की ओर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे। यानी अगर mg बड़ा हो गया, mg बड़ा हो गया, तो FB क्या हो जाएगा, FB क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अरे बड़ा तो दूसरा छोटा होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। कहें mg बड़ा तो FB क्या करेंगे, छोटा, पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, किन किन कंडीशन में नहीं डूब रहा है सर, ये दो कंडीशन में दिख रहा है, यही दो कंडीशन समझ में आ रहा है। अब इन दोनों कंडीशन को पकड़े, अगर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने ये वाला फोर्स मतलब mg क्या रखा, mg को FB के बराबर रखा या mg को FB से छोटा रखा, तो ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं। कब डूबेगा, जब mg मेरा बड़ा हो जाएगा FB से। बहुत खींच दिया एक ही चीज को, है ना। अब जरूरी है कि फटाफट कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, है ना। तो मेन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो यहाँ से नजर आएगा आपको, यहाँ से देखिएगा। मुझे ये नजर आ गया कि डूबेगा कब नहीं, डूबेगा नहीं, कब नहीं डूबेगा, तो मेरा जो mg है वो बराबर हो, या ऐसे बोले FB जो है वो बड़ा हो या बराबर हो किससे, mg। ठीक है, अब मैं FG की वैल्यू रखूँ तो क्या होगा, रो जी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ऐसा लो और ग्रेटर देन और इक्वल टू m की वैल्यू। अच्छा m को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ सर, ये m है क्या, तो सर m है मास, मास है ऑब्जेक्ट का, मैंने वहाँ पे डिनोट नहीं किया था लेकिन आप समझ लीजिए m मास का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो अगर मैं जानता हूँ तब कि मास जो होता है वो डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, ये m है तो डेंसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, सिग्मा, और वॉल्यूम कितना है सर, तो वही है, कहानी खत्म। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जैसा रूट। अब एक प्लेस रखने की जरूरत है
m इज इक्वल टू मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, क्या मिल जाएगा मुझे, सिग्मा सिग्मा v ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g, ठीक है ना, इनटू g होगा, अरे हाँ बोलेगा इनटू g। अब अगर मान लो ये केस आ रहा है, अगर ये केस आ रहा है, ये वाली कहानी चल रही है, तो ऑलवेज जो होगा, ऑलवेज ऑब्जेक्ट का वैल्यू और डिस्प्लेस्ड वाटर का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। भाई डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वॉल्यूम है वो कैसे आया था, हम लोगों ने जब एफ निकाला था तो यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या हमने रखा था, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, जितना पानी नीचे गिराता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये और ये क्या है, बराबर है, क्योंकि वी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ऑब्जेक्ट, क्लियर है। भैया जितना पानी का वॉल्यूम था वो बराबर होगा वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट के, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। जितना पानी ऑब्जेक्ट ने गिराया उस पानी का वॉल्यूम बराबर होगा ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम, तो क्या होगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना। क्या बचा मेरे पास, रो, ये जी से जी भी क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या यहाँ पे दिख रहा है, रो इज इक्वल टू, रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, कैसा रो, बिल्कुल पानी की डेंसिटी, ये क्या है, पानी की डेंसिटी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। अगर पानी की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है, इतना जल्दी कर दीजिएगा, पानी की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है या पानी की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बराबर है, तो ही ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं। अब मैं इसको अगर इसके नीचे भेज दूँ या इसको इसके नीचे भेज दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, जैसे मैं अगर नीचे इसके भेजूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू और सिग्मा अपॉन रो, दैट इक्वल्स सिग्मा अपॉन रो इज इक्वल टू क्या हो गया सर, लेस देन आर इक्वल टू 1, यही होगा कि नहीं होगा, होगा यानी ऑलवेज, ऑलवेज ध्यान देंगे, ऑलवेज अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और क्या पानी की डेंसिटी का, अगर मैं देखो यहाँ पे पानी मैं ले रहा हूँ फ्लूइड की कंडीशन में, फ्लूइड की कंडीशन में मैंने पानी लिया है क्योंकि हम फ्लूइड मतलब लिक्विड ही समझते हैं, कल के वीडियो में भी मैंने समझा दिया। तो पानी की डेंसिटी मतलब जिस फ्लूइड को ले रहा है उसकी डेंसिटी और जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डुबो रहा है उसकी डेंसिटी का अगर मैं क्या निकालूं, कंक्लूजन निकालूं यानी रेशियो निकालूं, तो अगर वो रेशियो क्या आ रहा है 1 से छोटा, 1 से छोटा, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं डिवाइड करूं तो जो वैल्यू आ रही है 1 से छोटी आ रही है 1 के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट डूबेगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। आपेक्षिक लिखिए, सापेक्षिक लिखिए, फिलहाल के लिए आप यही मान लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। सापेक्षिक ही लिख लीजिए, आपेक्षिक लिखिए, उसके आपेक्ष या उससे सापेक्ष बात एक ही चल रही है, ठीक है ना। भाई उसके तुलना में अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या आ रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का मतलब इसकी वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर आ रही है तो ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं। आई होप कहानी समझ में आ जाएगी। अब तक ध्यान से समझेंगे अगर आप तो ये सब कहानी वहीं से चलती आ रही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से उत्पन्न हुई और वही चीजें यहाँ तक आई है, यानी उसका कंक्लूजन यहाँ पे निकल गया। अब जब यहाँ पे निकल गया तो हम लोगों ने पहला काम यही किया, ध्यान से समझना, पहला काम। अब देखो, अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंगे, अगर हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर तैरेगा कि नहीं तैरेगा चेक करना, तो हम क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी निकालेंगे, उसकी डेंसिटी निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, पानी की डेंसिटी निकालेंगे और उनका रेशियो निकाल के चेक कर लेंगे। पहले किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या चाह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या चाह रहे हैं, ये चेक करना कि भैया ये तैरेगा कि नहीं, हम उसकी डेंसिटी लेंगे, पानी की डेंसिटी लेंगे क्योंकि पानी में ही तैरेंगे, है ना। तो चेक करेंगे, अगर 1 से ज़्यादा, 1 से कम आ रहा है या 1 के बराबर आ रहा है तब तो तैर जाएगा, टेंशन ही नहीं है। अगर वो नहीं तैरा तब वो 1 से ज़्यादा, दैट मींस 1 से ज़्यादा आ गया तो तैरेगा नहीं। तो अभी तक आप जानते हो किस कंक्लूजन पे पहुंचो, इस कंक्लूजन पे पहुंचो कि आप ये चेक कर सकते हो, ये बता रहा है कि आप ये चेक कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूब जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए
हम किसी ऑब्जेक्ट को तैराना चाह रहे हैं, अभी वो तैर नहीं पा रहा है, मतलब वो डूब जा रहा है, तब क्या करेंगे? समझ पा रहे हैं? तो हमारा केस इस पे आएगा ना। अभी तो आर्किमिडीज साहब के सिद्धांतों को फॉलो करते करते मैं इस बात पे पहुंचा हूँ कि भैया मैं ये कैसे चेक कर सकता हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा, ये बता रहा है। अब हमको ये करना है कि अगर वो ऑब्जेक्ट डूब जा रहा है तो मुझे क्या करना है? जैसे मैं कील को डालता हूँ, डूब जाती है, लेकिन लोहे का बड़ा सा जहाज, उससे भी भारी लोहा, वो क्या होता है? नहीं डूबता। तो आखिर वो तैरता कैसे है? यानी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी ये वाली फिलॉसफी गलत है, ये बात नहीं मान रहा है, फिर भी तैर रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है? अब ये जानना है आपको, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ तक पहुंचे। अच्छा, यहाँ तक पहुंच लिए, यहाँ तक आप नोट डाउन करके वहीं पे ब्रेक मार देंगे, ठीक है ना? कि हमको ये समझना है कि किसी ऑब्जेक्ट को तैराएं कैसे। लेकिन यहाँ तक आने से थोड़ा सा एक लाइन और समझ लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ये जो FV है, ये जो FV है, एक्चुअल में FV है अपथ्रस्ट। ये जो अपथ्रस्ट होता है वो मास और डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना? आई बात समझ में? ये किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम। यार खुद समझो ना, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा। समझ पा रहे हो? वो उस पे काम कर रहा है क्या? कि डेंसिटी पे। समझ पा रहे हो तुम? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, जितना ज्यादा वॉल्यूम बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना बढ़ाऊंगा मैं, उतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा। हाँ या ना? समझो ध्यान से, ऐसे समझो। कहाँ गया वो ईंट? फेंक दिया, कोई बात नहीं, वो बड़ा वाला ईंट लेके आओ, है ना? बड़ा वाला ईंट मैंने आधा ईंट डाला था, उसने थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस किया था, ठीक है ना? अगर मान लो मैं बड़ा, ठीक है, अगर मैं इतना बड़ा ईंट डालता तो ये ज्यादा और ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है, नहीं करता? और ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब FB क्या होगा? FB और ज्यादा होगा। तो एक्चुअल में FB किस पे काम कर रहा है? वॉल्यूम। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? जितना ज्यादा वो क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, जितना ज्यादा जगह घेर रहा है उतना ज्यादा वो पानी डिस्प्लेस करेगा, और जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा बायोट फोर्स यानी ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स होगा। समझ पा रहे हो? यानी अपथ्रस्ट इज नॉट डिपेंड अपॉन डेंसिटी एंड मास, ठीक है ना? इतनी बात को मैं लिख लूं, फिर कहानी खत्म करते हैं। FB is not depend upon mass and density, ठीक है? इतनी बात आई हो, आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? इसमें कोई दुविधा हो तो बताइए। क्लास को एंड कर दिया जा सकता है, कैसा लो? ठीक है? और दूसरी बात जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की थी उसी समय, उसको भी नोट कर लो, खत्म कर देते हैं क्लास, टेंशन मत लो, खत्म कर दें क्लास को। कि एक ऑब्जेक्ट को कितनी गहराई तक ले जा रहे हो उससे बायोट फोर्स का लेना देना नहीं है। देखिए हो, अगर एक बार तुमने बोर्ड को ऊपर रखा तो जितना पानी डिस्प्लेस करना था कर दिया ना उसने एक बार, अब डुबाते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है? यार ध्यान से समझो, देखो दिक्कत होगी। एक बार तुमने ध्यान से समझो, इस ऑब्जेक्ट को तुमने इतना डुबा दिया, सपोज कर लो इतना डुबा दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा हटा लूं, डुबाना है। बोर्ड जो वो क्या नाम था उसका, डस्टर था, डस्टर को जब तुमने रखा तो तैरने लगा ना भाई, ऐसे तैरने लगा, तो ये इतना ही पार्ट डूबा था, हाँ या ना? इतना ही पार्ट डूबा था, ऐसा नो, पहले ये बताओ। लेकिन जब इसको मैं और अंदर तक डालूंगा तो ये पूरा इतना पार्ट डूब जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ गया ना? अभी तो सिर्फ इतना वॉल्यूम था, अब यहाँ तक जब डुबाओगे तो ज्यादा होगा। एक बार तुमने डुबा दिया, सपोज कर लो तुमने यहाँ पे रखा, ये डूब गया पूरा, हाँ या ना? तो इसने जितना पानी डिस्प्लेस किया है, यानी इसके ऊपर जितना बायोट फोर्स लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो भी उतना ही बायोट फोर्स लगेगा, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो भी उतना ही बायोट फोर्स लगेगा, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो भी उतना ही बायोट फोर्स लगेगा। यानी बायोट फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी गहराई में लेके जाऊंगा। बायोट फोर्स मतलब कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है। एक बार मान लो तुमने इसको पूरा डुबा दिया तो जितना पानी डिस्प्लेस कर दिया उससे, अब मैं यहाँ से कितना भी नीचे लेके जाऊंगा पानी और डिस्प्लेस हो रहा होगा क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा समझ में? तो क्या मैं लिख सकता हूँ? FB is independent to depth of body in liquid, ठीक है ना? डेप्थ ऑफ बॉडी नहीं बोलेंगे, डेप्थ इन लिक्विड ऑफ बॉडी,
यानी बॉडी की उस लिक्विड के अंदर गहराई से कुछ लेना देना नहीं है, कितनी गहराई में लेके जा रहा हूँ, कितनी हाइट पे मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात को मैं पहले लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे मिटा दूँ, ये सब चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी। आज की कहानी सबको ये समझ में आया कि कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा या नहीं डूबेगा कैसे पता करेंगे, दूसरा भी लिख देते हैं। तो एफ बी इज independent to depth liquid of बॉडी का डेप्थ कितना है उस लिक्विड के अंदर, उससे जो बायोट फोर्स होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला, हम लोगों ने सीख लिया कि कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा और कौन सा डूबेगा, कौन सा, ठीक है, क्लियर है। पहली चीज, दूसरी चीज बायोट फोर्स कितना लगेगा, Fb इज इक्वल टू रो जी टी वाटर डिस्प्लेस वाटर, ऐसा नहीं, ये समझिए जितना पानी उसने क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा, उतना ही बायोट फोर्स लगेगा। और ये भी सीख लिया कि बायोट फोर्स ज़्यादा, ऑब्जेक्ट ऊपर, बायोट फोर्स का नेचर ऊपर है, ठीक है ना, क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा हिंट देके जा रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट डूबे ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Fb ज़्यादा करना पड़ेगा। Fb एक ऐसा फैक्टर है जो हमको पानी के ऊपर रखेगा, Mg तो कहाँ रखेगा, नीचे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट डूबे ना, तो उस कंडीशन में मुझे Fb बढ़ाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और देखेंगे कि कैसे हम Fb को बड़ा कर सकते हैं, और फिर Fb बड़ा करेंगे, डूबने से बचा लेंगे, और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जिससे उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। मैं आज के वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। बस कोई भी डाउट हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं इसको क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।